हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मैट्रिक्स में आपका स्वागत है, जहां हम एक पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि क्या ये स्टॉक में पोटेंशियल है इन्वेस्टर्स के वेल्थ को मल्टीप्लाई करने का। हमें बहुत खुशी हो रही है ये बताने के लिए कि वी आर अ फैमिली ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स नाउ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। वी होप हमारे कंटेंट्स आपके लिए कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। ये 2 वीडियो का सीरीज होने वाला है जिसमें हम वॉरेन बफेट सर के 2 बिग पोर्टफोलियो स्टॉक स्टडी करेंगे और सीखेंगे उनके एनालिसिस, जिसके वजह से उन्होंने वो बेट्स लिए। आज हम कोको कोला ये कंपनी का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एनालिसिस करेंगे। ये दोनों वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ लर्निंग होने वाले हैं। इन स्ट्रेटेजीज को आप आपके स्टॉक सिलेक्शन में इजीली अप्लाई कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। अली मंगर सर और वॉरेन बफेट सर ने कोको कोला में 1.3 बिलियन डॉलर्स का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1998 टू 1990। 1.3 बिलियन at that time was around 1/4 of their total equity। ना तभी कोई स्प्रेडशीट्स थे, ना कोई एनालिस्ट रिपोर्ट्स, ना कोई और गाइडेंस। दे जस्ट वेंट थ्रू सम नंबर्स और उन्होंने कुछ फाइनेंशियल मॉडल्स लगाए एंड देन दे फाइनली मेड दिस बेट। जब इंटरव्यू में वॉरेन बफेट सर को इस इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा गया था, सो एट दैट टाइम ही सेड कि अगर उन्होंने सीज कैंडी में इन्वेस्टमेंट नहीं की होती तो आज वो इतना बड़ा बेट नहीं लिए होते। तो सबसे पहले जो उन्होंने सीज कैंडी में इन्वेस्टमेंट की थी उसके बारे में एक बेसिक डिटेल ले लेते हैं। In 1972, Warren Buffett Sir and Charlie Munger invested around $25 million. Seas Candy was earning around $2 million of cash flow. उनका जो बुक वैल्यू था वो अराउंड $8 million था। आफ्टर 12 years in 1984 वो कैश फ्लो अराउंड 13 मिलियन का हो गया था एंड बुक वैल्यू हैज इंक्रीज एक्सपोनेंशियली टू 20 मिलियन विथ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल ऑफ अराउंड 55%। लेकिन उनकी जो यूनिट वॉल्यूम ग्रोथ थी of Seas Candy, it has increased only by 2% a year on an average. इनके earnings जो exponentially grow हुए थे between this period was mainly because Seas Candy had a pricing power. Warren Buffett sir on every January Seas Candy के prices increase कर रहे थे। But there were few problems that Warren Buffett sir experienced during this Seas Candy investment. Seas Candy globally accepted नहीं था। Other than US, Seas Candy के revenues कोई और countries से आने के लिए बहुत difficulty face करनी पड़ रही थी। Also, the rate at which people consumed Seas Candy had a limitation. And third and the major part was it needed a retail space, जिसकी वजह से इन्हें रेंट पे करने पड़ रहे थे, कुछ फिक्स कॉस्ट रहते हैं वो उन्हें इनकर करने पड़ रहे थे एंड ओवरऑल दिस वाज एन एसेट इंटेंसिव मॉडल। लेकिन विद कोको कोला ये कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं थी। इट ट्रैवल्ड इजीली। ऑलरेडी कोको कोला के पास ग्लोबल प्रेजेंस था। वॉरेन बफेट सर हिमसेल्फ वाज कंज्यूमिंग कोक सिंस ही वाज 6 years of age। तो उन्हें पता था कि इट हैड एन आफ्टर टेस्ट जिसकी वजह से लोग उसे कंज्यूम कंटिन्यूअसली कर सकते थे और इनका बिजनेस मॉडल भी इस तरह से था कि उन्हें रिटेल स्पेस की जरूरत नहीं थी एंड हेंस इट वाज अ वेरी मच एसेट लाइट मॉडल, ड्यू टू विच इनके रेवेन्यूज डायरेक्टली ड्रॉ डाउन हो रहे थे इन द प्रॉफिट्स। ये कुछ पैरामीटर्स है जो वॉरेन बफेट सर एंड चार्ली मंगर यूज्ड टू ऑलवेज लुक इनटू फॉर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। द वेरी फर्स्ट टेनेट इज द बिजनेस शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड कोको कोला का बिजनेस बहुत ही सिंपल था। ये कंपनी कुछ कमोडिटी इनपुट्स परचेस करती थी, उसे मिक्स करते थे जिससे वो एक कॉन्सेंट्रेटेड सिरप मैन्युफैक्चर करते थे एंड दिस सिरप वाज देन सोल्ड टू द बॉटलर्स और फिर ये बॉटलर्स उसमें वाटर एंड शुगर सर्टेन अमाउंट में ऐड करके उसे रिटेलर्स और शॉप्स में उसे भेज देते थे जहां से वो कंज्यूमर तक पहुंचते थे। एंड इन द सेकंड मॉडल दे यूज्ड टू सेल इट टू द रेस्टोरेंट्स एंड फास्ट फूड रिटेलर्स। सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो उन्हें कोई रिटेल स्पेस की जरूरत नहीं है, दे जस्ट नीड टू हैव वन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। द सेकंड टेनेंट इज कंपनी शुड हैव अ कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग हिस्ट्री। बफेट सर एंड मंगर सर ये दोनों ने जब से ये कंपनी लिस्ट हुई थी सिंस 1919 से लेके 1980 तक इन्होंने सारे एनुअल रिपोर्ट्स पढ़े एंड उसमें से उन्हें कुछ की इनसाइट्स मिले। ओवर दीज कंप्लीट इयर्स उनके जो यूनिट केस वॉल्यूम्स थे कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे थे इन स्पाइट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर, ये सारी चीजें होने के बावजूद भी इनके सेल्स कभी कम नहीं हुए। एंड सेकेंड, दिस वॉज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड ब्रांड। सो अगर आप देखोगे सिर्फ 2 ही कंट्रीज है जहां पर ये कोको कोला बिकता नहीं है, दैट इज द नॉर्थ कोरिया एंड आई थिंक सेकंड वन इज द क्यूबा। रेस्ट ऑल कंट्रीज में आपको कोक के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ऑल्सो उन्होंने देखा कि अर्ली 1970s वर वेरी मच ट्रबलसम ईयर फॉर कोक। यहाँ पे उनके बॉटलर्स के साथ डिस्प्यूट हो रहे थे, जो उनके माइग्रेंट वर्कर्स थे उनके कुछ मिसट्रीटमेंट के केसेस चल रहे थे। अरब्स ने बॉयकॉट किया था कोक को क्योंकि उन्होंने कुछ इजराइल्स के साथ फ्रेंचाइजीज साइन की थी। जापान जहां से उनके सबसे ज्यादा अर्निंग्स आ रहे थे वहां पे कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज चल रहे थे एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स देयर अर्निंग्स केप्ट ऑन ग्रोइंग एंड पॉल ऑस्टिन जो ये कंपनी के चेयरमैन थे वो इस कैश का यूज नहीं कर पाए। Instead of reinvesting into the core business,
ही डिसाइडेड टू डाइवर्सिफाई। उन्होंने वाटर प्रोजेक्ट और श्रिम्प फार्म्स में इन्वेस्ट किया। दिस बोथ बिजनेसेस वर एसेट इंटेंसिव बिजनेस, जिनके वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन अफेक्ट होने लग गए। ही ऑल्सो परचेस्ड अ विनरी एंड ऑल्सो ही इन्वेस्टेड अ मैसिव अमाउंट ऑफ कैश इन एडवर्टाइजमेंट। उनके ये सारे एक्शंस को शेयर होल्डर्स ने काफी अपोज किया, जिसके वजह से द प्राइस स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। इनके रिटर्न ऑन इक्विटी 20% थे, लेकिन इनके जो प्री टैक्स मार्जिन थे वो धीरे धीरे कम होने लग गए। एंड जो 1974 में इनका मार्केट कैप जो 3.1 बिलियन था, वो 1980 तक सिर्फ 4.1 बिलियन हुआ। ऑन एन एवरेज it just grew at 5.6% CAGR. And then in the early 80s, बोर्ड ने ऑस्टिन सर को रिजाइन करने का एंड उनके जगह पर रॉबर्ट गोजिटा को एज अ सीईओ अपॉइंट किया। एंड जैसे ही अपॉइंट हुए, इन्होंने टॉप 50 जो मैनेजर्स थे उनकी एक मीटिंग अरेंज की और उन्होंने प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस डिस्कस किए। एंड फाइनली ही कंक्लूडेड कि उन्हें सिर्फ दो चीजों पे फोकस करना है। फर्स्ट इज ऑप्टिमाइजिंग द रिटर्न ऑन एसेट्स एंड सेकंड इंक्रीजिंग द प्रॉफिट मार्जिन बाय कटिंग डाउन द कॉस्ट। रॉबर्ट सर ने सारे अनरिलेटेड बिजनेस सेल आउट कर दिए। विनरी को रॉबर्ट सर ने सीग्रम्स को सेल कर दिया। थर्ड टेनेट इज कैंडोर, दैट इज रैशनैलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। रॉबर्ट सर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वैल्यू ओवर पीरियड ऑफ टाइम। एक तो उन्होंने डिविडेंड देना स्टार्ट कर दिया। एज कोक वाज अ कैश काउ कंपनी, यहाँ पर कैश की कोई कमी नहीं थी बिकॉज इट हैड अ प्राइसिंग पावर। इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज होने लगी। इन्होंने 6 मिलियन शेयर्स का बायबैक किया इन द ओपन मार्केट। जब भी कोई कंपनी बायबैक अनाउंस करती है, इट स्टेट्स कि कंपनी इज ऑन द ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। तो फोर्थ टेनेट इज रिलेटेड टू द प्रॉफिट मार्जिन। जैसे ही रॉबर्ट सर ने अपने अनरिलेटेड बिजनेस सेल ऑफ कर दिए, उनके प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होने लगे। जो 1973 में 18% थे, वो ड्यू टू पॉल सर्स इरैशनल एक्टिविटीज 1980 में गिर के अराउंड 12-13% हुए थे। वो ही बाय 1988 अगेन इट रीगेन टू 19%। रिटर्न ऑन इक्विटी जो 1970s में 20% था, इवन इट वाज सेम ड्यूरिंग द पॉल सर्स पीरियड, वो 1988 में अराउंड 31% हो गया। जो मार्केट कैप 4.1 बिलियन का था इन 1980, इट ग्रू एक्सपोनेंशियली टू $14.1 बिलियन। And 1988 was the time when Buffett Sir silently started accumulating this company. Tenet 5 is related to the owner's earning. आप इसे free cash flow भी समझ सकते हो। जो 1973 में $152 million का था, जो 1980 तक during Paul Sir's period it grew by just 8% and it stood at $262 million. वो ही by 1988 during the Robert Sir's era it grew by 18% to $828 million. Tenet 6 is the institutional imperative. जब भी कोका कोला के पियर्स डाइवर्सिफिकेशन में लगे थे, रॉबर्ट सर ने बहुत ही हिम्मत का काम करके स्टेड विद देयर कोर बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिरप। एनहाइजर-बुश जो एक बियर कंपनी है, वो अपने प्रॉफिट्स थीम पार्क में लगा रही थी। ब्राउन फॉर्मन जो एक प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है ऑफ वाइन, वो अपने सारे प्रॉफिट्स चाइना, सिल्वर, क्रिस्टल एंड लगेज बिजनेसेस में लगा रही थी, जहां से जो रिटर्न्स थे वो काफी कम थे। सीग्रम्स जो एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल स्पिरिट ब्रांड है, उसने यूनिवर्सल स्टूडियो में इन्वेस्ट किया। पेप्सी जो कोका कोला का एक सबसे बड़ा राइवल माना जाता है, वो भी लगे हुए थे अपने प्रॉफिट्स दूसरे जगह लगाने इन द स्नैक बिजनेस, इन द रेस्टोरेंट्स इंक्लूडिंग टाको बेल, KFCs एंड पिज्जा हट, स्टफ्स लाइक दैट। अब तक हमने जितनी भी चीजें देखी, इट वॉज मोर और लेस नरेटिव मॉडल। लेकिन अभी इन द टेनेट 7 दैट इज डिटरमाइनिंग द वैल्यू, यहाँ से हम नंबर मॉडल एनालिसिस करेंगे जो वॉरेन बफेट सर ने किए थे। इन 1988 जब वॉरेन बफेट सर स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग दिस कंपनी, तब इट वाज ट्रेडिंग एट 15 times P, 12 times its price to cash flow, 5 times its book value. The ROE was 31%. Earning yields was 6.6% and 30-year US bond yield, that is the long-term yield, was 9% at that time. और इनके जो owners earning थे, that is free cash flow, was $828 million. एंड इन्होंने ओनर्स अर्निंग को बॉन्ड यील्ड के साथ डिवाइड किया टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ $9.2 बिलियन। एंड तब भी इसका मार्केट कैप वाज $14.8 बिलियन। सो सभी को लगा कि वॉरेन बफेट सर ने काफी ओवर प्राइस पे किया है फॉर द कंपनी। लेकिन व्हाट बफेट सर कैलकुलेटेड वाज कंप्लीटली डिफरेंट। इन्होंने देखा फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1981 to 1988 owners earning grew at 18%, which was faster than the US bond yields. तो इन्होंने कुछ assumptions किए। अगर यही owners earning 15% से ग्रो होते हैं for the next 10 years, तो by 1998 इनके owners earning हो जाएंगे $3.349 बिलियन। अगर आप इसी फिगर का यूज करके बैक कैलकुलेट करते हो डिस्काउंटिंग बाय 9%, तो आपको 1988 की इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगी
to be $48.3 billion, which is way greater than the market cap of $14.8 billion. Being more conservative, अगर owners earning in the next 10 years से 12% से grow करती है, तो by 1988 इनके owners earning हो जाएंगे $2.5 billion, and intrinsic value of 1988 would be $38 billion. And same conservative methods इन्होंने pre-calculate किए, and they figured out कि what they were paying was just $14 billion, जहाँ पे एक्चुअल में ये कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू होनी चाहिए थी $48 बिलियन. फ्रेंड्स, जिस तरह के कैलकुलेशंस करने के लिए आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी पता होना चाहिए, आपको डिस्काउंटिंग मॉडल्स पता होने चाहिए. अगर आपको ये फिगर्स में अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे. तो ये चार्ट में आप देख सकते हो ओनर्स अर्निंग कैसे ग्रो कर रहा है इन कंपैरिजन टू द नेट इनकम. एंड सिंस 1988, जहां पे बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि बफेट सर इज ओवर वैल्यूइंग दिस कंपनी, एंड जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू 9 बिलियन की आ रही है, ही इज पेइंग डबल देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल वर फाइंडिंग बफेट सर रॉन्ग विद हिज एनालिसिस. एंड उसके बाद आप स्टोरी देख सकते हो चार्ट पे. एंड फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट हैपेंड बाय 1999. कंपनी की मार्केट वैल्यू जो वॉरेन बफेट सर ने being very much conservative 48 billion सोची, it was 143 billion dollars by 1999. इनके प्रॉफिट्स 26.9 बिलियन डॉलर्स के थे. इन्होंने डिविडेंड्स दिए थे अराउंड 10.5 बिलियन डॉलर्स के. इनके रिटेन्ड अर्निंग वर अराउंड 16.4 बिलियन डॉलर्स. एंड जहां पे इन्होंने 1.3 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे इन 1988, वो बाय 1999 ग्रू एक्सपोनेंशियली टू 11.6 बिलियन डॉलर. अगर इन्होंने सिमिलर 1.3 बिलियन डॉलर्स S&P 500 में इन्वेस्ट किए होते तो बाय 1999 इट वुड हैव ग्रोन टू जस्ट 3 बिलियन डॉलर्स. एंड अभी हम देखते हैं कि व्हाट आर द लर्निंग्स फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट इन द कोक बिजनेस. द वेरी फर्स्ट इज, आपको बिजनेस का हिस्ट्री जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब भी कोई रिसर्च रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं थे, दे जस्ट रिलाइड ऑन द एनुअल रिपोर्ट्स. ऑलमोस्ट उन्होंने 70 इयर्स के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़े. आपको कंपनी और वो पर्टिकुलर सेक्टर के ड्रॉबैक्स पता होने चाहिए. व्हाट अ पर्टिकुलर कंपनी इज डूइंग डिफरेंट देन द अदर्स, उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या है वो आपको पता होने चाहिए. मैनेजमेंट का टेम्परामेंट आपको पता होना चाहिए. हाउ रैशनल द मैनेजमेंट इज, व्हाट इज द कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी, ओनर्स अर्निंग कितनी है, एंड हाउ द कंपनी इज यूटिलाइजिंग ओनर्स अर्निंग. आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी पता होना चाहिए. ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको कैश फ्लो मॉडल्स आपको पता होने चाहिए. एंड फाइनली, आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए. अगर बफेट सर ने एंड चार्ली मंगर सर ने खुद पे ट्रस्ट नहीं किया होता, एंड दे जस्ट वुड हैव बीन विद द क्राउड, और उन्हें भी लगता कि 14.8 बिलियन डॉलर इज एक्सपेंसिव फॉर अ 100-year old कंपनी, सो वो ये बेट नहीं लेते. उन्होंने खुद पे ट्रस्ट, खुद के एनालिसिस पे ट्रस्ट किया. उन्होंने कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट किया. दे केप्ट ऑन मॉनिटरिंग स्मॉल चेंजेस, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे क्रिएटेड दिस मैसिव वेल्थ. फ्रेंड्स, वी होप आपको आज का कंटेंट काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा. आप ये स्ट्रैटेजीज आपके एनालिसिस में जरूर ऐड कीजिए. एंड अगर आप कुछ नया सीखे हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. थैंक यू.